गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे पेडिग्री एनालिसिस के बारे में। अभी तक हम देखते आए हैं पी प्लांट हो या ड्रोसोफिला हो, उसको हम लोग कंट्रोल्ड लैब कंडीशन में एक्सपेरिमेंट करके उसके बारे में स्टडी कर लेते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं। लेकिन अगर ह्यूमन में किसी डिजीज के बारे में, किसी डिसऑर्डर के बारे में या किसी कैरेक्टर के बारे में अगर हमें स्टडी करनी है तो हम कैसे करेंगे? क्योंकि ह्यूमन की लाइफ साइकिल काफी लॉन्ग होती है और कोई एक साइंटिस्ट या कोई एक वर्कर ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 या 4 मैक्सिमम जनरेशन का वो स्टडी कर सकता है, अपने आप को देख सकता है, ट्रेस करता है। लेकिन अगर हमें ज्यादा डिटेल में जाना है, ज्यादा उसकी जनरेशन टू जनरेशन हमें स्टडी करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें पूरी फैमिली हिस्ट्री को स्टडी करना होगा। फैमिली हिस्ट्री का मतलब पूरी कई जनरेशन की स्टडी करनी होगी, कम से कम 5, 7, 8 जनरेशन की स्टडी करनी होगी। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? पूरी फैमिली हिस्ट्री की एनालिसिस करनी पड़ेगी और उस एनालिसिस को कि कैसे कोई कैरेक्टर या ट्रेट एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरी हो रहा है, उसी चीज को हम लोग बोलते हैं, उसी की स्टडी को, उसी के एनालिसिस को हम लोग बोलते हैं पेडिग्री एनालिसिस। तो पेडिग्री एनालिसिस आप समझ गए होंगे कि कई जनरेशन का अगर हम कई स्टडी करते हैं, फैमिली हिस्ट्री पूरा लेते हैं, किस किस जनरेशन में कौन कौन से कैरेक्टर आए, कौन कौन से डिजीज हुई, एबनॉर्मलिटी हुई, उसकी अगर हम एक स्टडी करें और एक ट्री लाइक बना लें, ठीक है, कोई दादा थे, उनके फिर लड़के हुए, फिर उनके लड़के हुए, फिर उनके लड़के हुए, इस तरह से हम लोग कई जनरेशन तक स्टडी करते चला जाए तो एक ट्री की तरह बन जाता है। उस ट्री को हम लोग बोलते हैं फैमिली ट्री। तो इस तरह से उस फैमिली ट्री से हम लोग पूरा जनरेशन टू जनरेशन कैरेक्टर्स को ट्रेस कर सकते हैं, देख सकते हैं, डिजीज को ट्रेस कर सकते हैं और इसको भी हम लोग बताएंगे कि कैसे बनाया जाता है फैमिली ट्री। और इस फैमिली ट्री से या पेडिग्री एनालिसिस से क्या फायदा है? इनहेरिटेंस ऑफ ए स्पेसिफिक ट्रेट, एबनॉर्मलिटी और डिजीज, ठीक है, किसी भी स्पेसिफिक ट्रेट को, किसी एबनॉर्मलिटी को, किसी डिजीज को हम लोग देख सकते हैं कि कैसे वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरी हो रहा है, किसके अंदर वो इफेक्टिव है, किसी के अंदर वो नॉन इफेक्टिव है, किसमें डोमिनेंट है, किसमें रिसेसिव है। ये सारी चीजें हम इसमें स्टडी कर सकते हैं। और दूसरी चीज कि डीएनए इज ए कैरियर ऑफ जीन। जीन क्या है? डीएनए का ही एक पार्ट है और ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है विदाउट एनी चेंज। तो डीएनए इज ए कैरियर ऑफ जीन और जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड टू वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन विदाउट एनी चेंज। मतलब डीएनए एक ऐसी चीज है जो बिना कुछ चेंज हुए इंफॉर्मेशन को, जीन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करता है, कैरी करता है, इनहेरिटेट करता है। अगर इसमें कोई सडन चेंज हो जाता है, डीएनए में अल्टरेशन हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो उसी चेंज या अल्टरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? म्यूटेशन। और म्यूटेशन की वजह से ही एबनॉर्मलिटीज आती हैं, डिसऑर्डर हो सकते हैं। सिंगल जीन में अगर होगा तो सिंगल पॉइंट हो जाएगा, पॉइंट म्यूटेशन हो जाएगा। अगर ज्यादा पोर्शन में है तो वो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होगा या जेनेटिक डिसऑर्डर होगा। तो इस तरह से कितने लेवल पर चेंज हो रहा है, कितने लेवल पर म्यूटेशन हो रहा है, उसी हिसाब से उसका अलग अलग नेमिंग किया गया है। पॉइंट म्यूटेशन, जेनेटिक म्यूटेशन एंड क्रोमोसोमल म्यूटेशन, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। इस तरह से तमाम आपको पढ़ने मिलेंगे। इसके बारे में हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो जीन में आपने चेंज देखा कि जीन में कोई म्यूटेशन होता है, अल्टरेशन होता है, चेंज होता है, तो उससे जो डिसऑर्डर होते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जेनेटिक डिसऑर्डर। तो जेनेटिक डिसऑर्डर 2 तरीके के से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग मेंडेलियन डिसऑर्डर, दूसरे को बोलते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो जेनेटिक डिसऑर्डर में जो मेंडेलियन डिसऑर्डर है उसका क्या मतलब है? अल्टरेशन और म्यूटेशन इन ए सिंगल जीन। अगर कोई सिंगल जीन में चेंज हो रहा है, म्यूटेशन हो रहा है, तब उससे कोई अगर डिजीज डेवलप हो रही है तो उस डिजीज को, उस डिसऑर्डर को हम लोग बोलेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर। कोई एक सिंगल जीन में कोई भी म्यूटेशन हो रहा है, चेंजिंग हो रहा है, डिवीजन कुछ भी हो रहा है, उसमें कोई चेंजिंग हो रही है, अल्टरेशन हो रहा है, तो उससे जो डिजीज डेवलप होती है उसको हम लोग बोलते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर। दूसरी चीज ट्रांसमिटेड टू ऑफस्प्रिंग बाय मेंडल्स लॉ। और इनका जो ट्रांसमिशन होता है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन में, वो मेंडल लॉ को फॉलो करता है। सबसे खास बात यहाँ क्या है?
ये जो मेंडेलियन डिसऑर्डर होते हैं इनका नाम ही इसीलिए मेंडेलियन डिसऑर्डर रखा गया क्योंकि ये मेंडल्स लॉ को पूरी तरह से फॉलो करते हैं। तो चूंकि दो चीजें यहाँ पे आपने देखा, मेंडेलियन डिसऑर्डर के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो दो चीजें आपको ध्यान रखनी। पहला, ये किसी सिंगल जीन में अल्टरेशन या म्यूटेशन की वजह से होता है। दूसरी चीज, इनहेरिटेंस पैटर्न जो होता है, हेरिडिटरी पैटर्न जो इनका है वो पूरी तरह से मेंडल्स लॉ को फॉलो करता है, इसीलिए इनका नाम मेंडेलियन डिसऑर्डर रखा गया। अब हम कुछ और इस मेंडल लॉ को फॉलो करता है, इसीलिए इसको हम पेडिग्री एनालिसिस से ट्रेस कर सकते हैं कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैसे ये कैरी करता है। जैसा कि अभी हमने बताया कि फैमिली ट्री, यानी फैमिली ट्री का क्या मतलब है, मान लीजिए जैसे ट्री में एक होता है, ये उसका स्टेम है, फिर उसकी ब्रांचेज हो गई इस तरह से, फिर और ब्रांचेज हो गई इस तरह से, फैमिली ब्रांचिंग हो गई। तो इसी तरह से हमारी फैमिली भी होती है, हमारे ग्रैंडफादर हैं, फिर उसके बाद फादर हैं, फिर उनके हम लोग सन हैं, फिर हमारे सन होंगे। इस तरह से हमारा ये पूरा ब्रांचिंग बढ़ती चली जाएगी, एक ट्री की तरह हो जाता है। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं फैमिली ट्री। ठीक है, जो मोस्ट कॉमन मेंडेलियन डिसऑर्डर हैं उनमें है, आप लोग जानते होंगे, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, सिकल सेल एनीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, फिनाइल कीटोन्यूरिया। आप लोग को जो पढ़ना है यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया के बारे में, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, इन सब डिजीज के बारे में आपको पढ़ना है, ये क्या चीज होती है। अब मेंडेलियन डिसऑर्डर को थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। मेंडेलियन डिसऑर्डर है या तो ये हमारे बॉडी में जो क्रोमोसोम होते हैं वो ऑटोसोमल भी होते हैं और सेक्स क्रोमोसोम भी होते हैं। 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स एंड XY सेक्स क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। तो अगर मेंडेलियन डिसऑर्डर जो है वो ऑटोसोमल भी हो सकते हैं और सेक्स क्रोमोसोमल भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए, इसमें जो कलर ब्लाइंडनेस है और हीमोफीलिया है, ये सब एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, जबकि बाकी इसमें जितने हैं वो सब क्या है, ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। तो इस तरह से वो ऑटोसोमल भी हो सकते हैं और सेक्स क्रोमोसोम डिपेंड भी हो सकते हैं, और सेक्स क्रोमोसोम हो चाहे ऑटोसोमल हो, इसमें डोमिनेंट और रिसेसिव भी हो सकते हैं। जैसा आपने मेंडल्स लॉ में पढ़ा कि कुछ चीजें या कुछ कैरेक्टर्स डोमिनेंट होते हैं, कुछ रिसेसिव होते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे जो डिसऑर्डर है वो भी डोमिनेंट भी हो सकता है और रिसेसिव भी हो सकता है। अभी हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, अलग अलग डिजीज के बारे में। डोमिनेंट के बारे में हम जानते हैं कि अगर एक पेयर एलील में से कोई एक क्रोमोसोम में भी अगर वो जीन है तो वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा, जबकि रिसेसिव होने के लिए दोनों एलील उसके होने चाहिए या दोनों क्रोमोसोम पर उसके एलील मौजूद होने चाहिए। इस तरह से वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। किसी एक क्रोमोसोम पे अगर उसका जीन मौजूद है या वो डिफेक्टेड जीन है तो वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। किस कंडीशन में, रिसेसिव की कंडीशन में। जबकि डोमिनेंट में पेयर में से किसी एक क्रोमोसोम पर भी अगर वो डिफेक्टेड जीन मौजूद है तो वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। तो इस तरह से हम लोग डोमिनेंट और रिसेसिव के बारे में नेक्स्ट फिर आगे चर्चा करते हैं कि कैसे होता है।